अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एम फिल या एमएस करना चाह रहे हैं यूके से, और वो चाह रहे हैं कि वो अपनी स्टडी जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप के तहत मुकम्मल करें। तो यूके ने कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप जो है इस वक्त अनाउंस कर दी है, और जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लें। आज की इस वीडियो में हम जो ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म है उस फॉर्म को मुकम्मल तौर पे फिल करेंगे डमी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से स्टेप हैं और कौन कौन से स्टेप पे क्या क्या करना है। इसका ओवरव्यू भी देखेंगे थोड़ा सा, और फिर डायरेक्ट फॉर्म पे चले जाएंगे। और उसका फॉर्म 100% ऑनलाइन है, आपने कोई एप्लीकेशन वैसे नहीं भेजनी। ऑनलाइन जो पोर्टल पे फॉर्म दिया हुआ है उसी को आपने फिल करना है, और काफ़ी लेंथी फॉर्म है। तो इसलिए आज की वीडियो का मकसद ये है कि उस फॉर्म को समझा जाए और उसको फिल करने में, ताकि आसानी हो आप लोगों को। तो आज थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, फिर फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है मेन वेबसाइट है जहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुई हुई है कॉमनवेल्थ की, कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के नाम से। ठीक है, तो इसमें चंद एक चीज़ें देखने के बाद हम डायरेक्ट फॉर्म पे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड को आपने अच्छी तरह से देख लेना सारे को, एक एक जो भी इसकी हेडिंग है उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे रख दूंगा, आप वहाँ से इसको उठा सकते हो, ये सारी चीज़ें खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद है वो फॉर्म फिल करना। लेकिन ओवरव्यू देख लेते हैं 2 मिनट के। ओवरव्यू इसका जी ये है कि 23-24 के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है इन स्कॉलरशिप के लिए। ये एमएस और एमफिल के लिए है, और प्लस इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 दिसंबर 2022 है। पर हर साल इनकी अनाउंसमेंट होती है। और ये भी साथ बताता था, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप सिर्फ शेयर्ड स्कॉलरशिप नहीं है, इसके अलावा भी 2 टाइप और स्कॉलरशिप्स के हैं जो टाइम टू टाइम आते हैं हर साल। ठीक है, तो ये वो फॉर्म है जिसको हमने जो है आगे चल के देखना है। उसके उससे पहले, फॉर्म के जाने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें और देख लें। कुछ ये कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज के ऊपर आपने फोकस रखना है, यानी कि आपने इन्हीं कोर्सेज के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, जब आप कोर्सेज देख लें तो उसके बाद आपने क्या देखना है, यूनिवर्सिटी जरूर देखनी है, क्योंकि पहले आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई करना होगा आपने। ये देख लें आप, ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसके अंदर। ठीक है, स्कॉलरशिप यानी कि इन्हीं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। हर यूनिवर्सिटी पे नहीं, ये यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं स्कॉलरशिप में। ठीक है, जब आपने ये देख लिया तो उसके अलावा यहाँ पर कोई और चीज़ ऐसी बताने वाली नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, इस हेडिंग का कोई खास नहीं है। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। वैसे मेन ये है कि एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी भी एज का बंदा हो वो अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर्स आपकी एजुकेशन ऑलरेडी होनी चाहिए। आपका ताल्लुक जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, कॉमनवेल्थ कंट्री से होना चाहिए, और वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया तीनों इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा तकरीबन 45 ममालिक है जो इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। यानी कि आपका कंट्री तो है पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश भी है। तो इससे आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा अच्छी तरह से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो वैसे मैं जब फॉर्म पूरा एक्सप्लोर करूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा, तो आप देख सकते, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। इसको भी आप देख लीजिएगा। और मेजर चीज़ देखने वाली ये है फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि ये इसी को हम कह रहे हैं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो आने जाने की टिकट आपकी फ्री है, आपकी कंट्री से यूके तक। ठीक है, उसके बाद आपकी फीस 100% माफ होगी, एग्जेम्प्टेड होगी। उसके बाद जो आपका लिविंग अलाउंस है, स्टिपेंड है, वो बहुत अच्छा है यूके के अंदर। 1236 पाउंड पर मंथ आपको दिए जाएंगे छोटे शहरों के लिए। अगर किसी बड़े शहर के अंदर हैं आप तो 1516 पाउंड पर मंथ दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो गर्म कपड़े वहाँ जरूरत पड़ेगी उसके लिए अलाउंस आपको कमीशन देगा वहाँ का। और अगर थीसिस या रिसर्च के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है, कोई उसके ऊपर काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्चा आता है, तो वो आपको कास्ट मिलेगी। ट्रेवल करना पड़ता है तो तभी कास्ट मिलेगी रिसर्च के हवाले से। ठीक है, अगर स्कॉलर सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट का मतलब देख लिया क्या होता है। ठीक है,
तो अगर सिंगल पेरेंट हैं तो आपके बच्चे हैं, आप बच्चे साथ भी रख सकते हैं। अगर पाकिस्तान में भी या अपनी कंट्री में छोड़ के जाएंगे तब आपको उन बच्चों का अलाउंस मिलेगा। ये अलाउंस देख सकते हैं, 529 है, फिर 113 है। इस तरह से 16 साल से कम उम्र हो बच्चों की, क्योंकि 16 साल या उससे ऊपर के जो है वो इंडिपेंडेंट बच्चे समझे जाते हैं, उनका अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये आपको मैंने असिस्टेंट के बारे में बता दिया, और 1 साल का ये कोर्स है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने उसके ऊपर, फॉर्म के ऊपर, क्योंकि मेजर हमारा जो कंसर्न है फॉर्म को फिल करना, उसको देखना है। आप जैसे इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो चुका है। आप सबसे पहले कंट्री अपनी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कंट्री है। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आगे चलेंगे। यहाँ ये खुल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी अगर आपने एक बनाया हुआ अकाउंट तो इस पे नजर आएगा, यहाँ पे क्लिक करें। अगर पहले नहीं बनाया हुआ तो इस पे आप जो एग्जिस्टिंग पहले से आपका ईमेल है ना, वो आप इस पे डालेंगे। और नीचे एग्जिस्टिंग ईमेल आपका काम करेगा, लेकिन पासवर्ड आपको नया डालना पड़ेगा। ठीक है। ये जैसे ही आप डालेंगे उस पर आप सबमिट कर दें। तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा भी काम किया था चेक करने के लिए, तो एडिट कर देता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है। अब ये नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, चूज थीम्स। अच्छा, इसके अंदर कितने 6 थीम्स दी हुई है। आपका जो स्टडी होगी, जो जिसमें आप मास्टर करना चाह रहे हैं, आपने देखना है कि आपका वो उसका ताल्लुक किस इस थीम से होगा। ठीक है। तो मैं तो डमी फिल कर रहा हूँ, तो मैं ये कर देता हूँ प्रमोटिंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। आप देख लीजिएगा कि आपका मास्टर जो है किस थीम से रिलेटेड है। बस ये जब कर लिया तो फिर आगे। हाँ, जब आपने ये देख लिया तो चूज यूनिवर्सिटी एंड कोर्स फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं। ठीक है। जितनी भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करी सब आ रही है। ठीक है। तो मैं इनमें से कोई एक चूज कर लेता हूँ, ये चूज कर लेता हूँ। ठीक है। मैं डमी चीज काम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाया जा सके। और उसके बाद जो आपने ईमेल एड्रेस दिया पूछा है वो गलत है या सही है, तो जी सही है। ओके। ठीक है। आगे चलेंगे। टाइटल मिस्टर मिस्टर लगा दिया, आपका जो भी होगा यहाँ दे दीजिएगा। गिवन नेम, फर्स्ट नेम नॉर्मली होता है, सेकंड नेम आपका जो है वो सरनेम में आता है। एड्रेस देना होगा आपने, सेकंड और थर्ड देने की जरूरत नहीं है, अगर आप पहली लाइन में आपको मुकम्मल हो जाता है तो। ठीक है। ये दे दिया उसको, सिटी कराची ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, पाकिस्तान मैंने नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस मेरा आ रहा है। परमानेंट एड्रेस अगर डिफरेंट हो तो लिख दीजिएगा, अगर ना हो डिफरेंट तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंट्री आप यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कंट्री होगी आपने सेलेक्ट करना होगा। अ, ठीक है। और नेशनलिटी, नेशनलिटी भी पाकिस्तानी है। ठीक है। अदर नेशनलिटी कोई भी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। जेंडर मेल, जो भी आपको मेल होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। ये हो गया, मैं सारा डमी फिल कर रहा हूँ। चलते जाते हैं आगे। अब ये कह रहा है एयर्स एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप कब से अपने मुल्क में रह रहे हैं, और साथ ही भी दे रहा है इफ यू प्रेफर नॉट टू से, अगर कुछ नहीं कहना चाह रहा तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ के आगे जा सकते हैं। एथनिसिटी ये भी मैंडेटरी नहीं है। रिलीजन ये भी मैंडेटरी नहीं है, मैं फिल कर देता हूँ। और स्टेटस मेरा मैरिड है। ठीक है। डू यू हैव चिल्ड्रन, यस। आप जो भी हैं या नहीं आप लिख सकते हैं इसमें। हाँ। अब कह रहा है कि ये लाजमी कर दिएगा, वेल एनी वी कंप्लाइंग विद यू, क्या कोई बच्चे आपके साथ जा रहे हैं। नहीं। अगर आपके साथ जा रहे हैं तो यस कर सकते हैं। अब डू यू हैव एनी केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप केयर कर रहे हैं अपने बच्चों की। एक है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब है कि आप ही देखें, आपके अलावा कोई नहीं है। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो प्रेफर नॉट से, अगर आप कुछ नहीं बताना चाह रहे तो इसको ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये है, डू यू हैव अ लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल और सेंसरी impairment that has a significant impact on your ability to carry a day-to-day task। ठीक है। अगर कोई है तो शो करें, इसलिए शो करें क्योंकि बाकायदा एक इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि जो डिसेबिलिटीज वाले हैं उनको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। अगर नहीं है तो फिर नॉट नॉन कर दो। ठीक है। इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अब है फादर। ठीक है। तो ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर, ऑक्यूपेशन क्या है फादर का, तो मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, जो भी ऑक्यूपेशन आप लिखते हैं अपने फादर का। हाँ,
एजुकेशन उनकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, मेरे वाल की कोई एजुकेशन नहीं थी फार्मर। इसी तरह मदर है, वो भी मेरी मदर की डेथ हो चुकी है तो उनका मैं डेथ में लिखूंगा। और हाईएस्ट एजुकेशन उनकी भी फार्मल एजुकेशन है, तो आपके वालदेन की जो भी हो आपको लिखें। उसके बाद है कंपेयर टू अदर इन योर लोकल कम्युनिटी, डू यू कंसिडर योर फैमिली टू बी, क्या अमीर है फैमिली अगर दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मॉडरेट वेल्थ है, एवरेज है, पुअर है, तो हम एवरेज है, मैंने एवरेज लिखी, आपकी जो भी आपको लिखे। हैव यू एवर बीन ग्रांटेड रेफ्यूजी स्टेटस, आप कभी रेफ्यूजी रहे हैं? नहीं कुछ कहना चाह रहे थे, इस पर क्लिक कर दें, मैं कभी नहीं रहा तो मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद काम आगे चल रहा है, देखिए 28% हमने कंप्लीट कर लिया अपनी ये एकेडमिक रिकॉर्ड वन। आर यू करंटली रजिस्टर्ड फॉर यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, आप कहीं भी यूके में नहीं कहीं भी आप रजिस्टर्ड हैं यूनिवर्सिटी में, तो यस कर दें, नहीं है तो नो करें और आगे चले जाएं। ठीक है, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, हाँ यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन डालनी है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, मैं डमी इस तरह ही बस लिख देता हूँ, आप जो भी यूनिवर्सिटी आप लिखें इसमें प्रॉपर नाम, और यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, मेरी पाकिस्तान में, मैंने पाकिस्तान लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, मेरा एजुकेशन था, मैंने एजुकेशन लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर है कि कब आपने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने टेंथ मंथ 10 था और ईयर 2019 था, और ये ख़त्म कब हुआ, 2022 में। स्टार्टिंग ईयर, मंथ और ईयर, और फिर एंड का मंथ और ईयर जो आपने प्रोग्राम किया है। और उसके बाद डिग्री अवार्डेड, आपको डिग्री कौन सी मिली है, तो जो भी डिग्री होगी आप इसमें से देख के क्लिक कर दिया, मैं फर्स्ट वाली क्लिक कर रहा हूँ। अवार्ड, अवार्ड कौन सा मिला आपका, कौन सा ग्रेड है, ए बी सी डी जो भी है वो लिख लीजिएगा। डेट ऑफ अवार्ड, जो भी डेट ऑफ अवार्ड जब आपको डिग्री मिली हो तब का लिख लीजिएगा। अब ये पूछ रहा है एड अ सेकेंड यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, क्या एक और डिग्री आपको ऐड करना चाह रहे हैं या बस एक ही जो करना चाह रहे हैं, तो आप करना चाहेंगे तो देखो इस पर यस पे क्लिक करेंगे तो पूरा किसी तरह का और फॉर्म खुल जाएगा। तीसरी करना चाहेंगे तो तीसरी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने और नहीं करनी, आपको समझाना था, आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह इस पे, तो मैं इस पे आगे चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब कह रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन आउटसाइड होम कंट्री एंड प्रीवियस स्कॉलरशिप, अगर आपने कोई डिग्री अपने मुल्क से बाहर किसी यूनिवर्सिटी से ली हो और कोई पहले आप स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने, ठीक है, जो भी यहाँ पर लिखेंगे कोई बाहर कंट्री से लिए तो लिखते हैं, नहीं ली तो कहें जी मैंने कोई बाहर से पहले डिग्री नहीं ली, स्कॉलरशिप ली है उसका हवाला दे दें, नहीं स्कॉलरशिप ली तो नॉट लिखते हैं, क्यों नहीं ली, थोड़ी एक दो लाइनें लिखते हैं तफसील के साथ। ठीक है, यहाँ सेव भी कर सकते हैं प्रोग्रेस को, लेकिन मैंने क्योंकि सेव करना नहीं, मैं वैसे चलता जा रहा हूँ। नेक्स्ट, हाँ पब्लिकेशन एंड प्राइस। ठीक है, अब पब्लिकेशन में क्या है कि आपकी अगर कोई पब्लिकेशन है तो यहाँ पर पब्लिकेशन का टॉपिक डालें, और यहाँ पर जो है डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफायर, DOI कहलाता है, यानी कि लिंक, वो आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, और उसके बाद एकेडमिक डेस्टिनेशन एंड प्राइस, अगर आपने कुछ स्पेशल किया हो अपनी एजुकेशन के दौरान, आपने स्कॉलरशिप मिली हो, आपने कोई बड़ा कारनामा किया हो अपनी एजुकेशन के दौरान, तो ये वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। 250 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने मुकम्मल कर दिया, अब आगे चलो। ठीक है जी, अब है करंट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री कि आप करते क्या हैं करंट। ठीक है जी, मैंने कहा जी मैं एकेडेमिया से हूँ। ठीक है, आपका जो भी हो आप यहाँ लिख सकते हैं, अदर का ऑप्शन भी मौजूद है अगर आप कोई अदर हो तो। ठीक है, एकेडेमिया से हूँ। फिर कहता है एम्प्लॉयमेंट एरिया। ठीक है, एरिया करंट एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने कहा मैं एजुकेशन से हूँ, फिर लिख दिया, जो भी आपका होगा यहाँ डाल दीजिएगा आप। ठीक है, एम्प्लॉयर नेम, ये देखें अब ये ना, जहाँ पर ये निशान दिया जा रहा है स्टेरिक का, ये इसको अगर फिल नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेस आगे चलेगा नहीं। इनको आप छोड़ सकते हैं छोड़ना चाहें तो, अगर नहीं छोड़ना चाह रहे फिल करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयर का नेम यानी कि आपकी कंपनी या स्कूल जो भी उसका नाम, आपकी जॉब का टाइटल, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, मैंने ये लिख दिया। आपने स्टार्ट कब से किया, जो भी लेटर लिख दें। टू, कब तक आपने किया, ठीक है वो काम, और प्लस किस कंट्री में था वो जो भी अदारा है, मैंने कहा पाकिस्तान में था। उसके बाद आपकी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिख लें, और 100 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि ये तो आपने एक एक्सपीरियंस ऐड कर दिया, और भी एक्सपीरियंस ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं करना चाह रहा, आप करना चाह रहे हैं तो करेंगे, इसका एक और फॉर्म खुल जाएगा नेक्स्ट इसी तरह का। मैं नहीं करना चाह रहा, आप प्रोग्रेस को सेव कर लें। ठीक है, क्योंकि मेरे काम की नहीं है तो मैंने सेव नहीं करना, आगे चलता हूँ नेक्स्ट पे।
रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी प्रोफेसर होगा उसका नाम डालिए, एक प्रोफेसर का। वो प्रोफेसर है क्या, एसोसिएट प्रोफेसर है, सीनियर लेक्चरर है, क्या है, उसका टाइटल आ जाएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस मैं अपना डाल देता हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ मैं अपना, या आपने प्रोफेसर का डालना है, यहाँ पर पहले प्रोफेसर का डालेंगे फिर कंफर्म करेंगे उसके बाद। फिर नेक्स्ट प्रोफेसर आ गया, उसका नाम डालेंगे, उसका टाइटल सीनियर लेक्चरर है, प्रोफेसर है, जो भी है। यहाँ पर फिर वही ईमेल और रिपीट करेंगे उसके ईमेल को। और रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप आप कहेंगे वो टीचर थे आपके जिन्होंने आपका थीसिस देखा, जिन्होंने आपको पढ़ाया, यहाँ भी आएगा जो भी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, फिर वो प्रोफेसर का नाम बस कुछ भी लिख देते हैं, टाइटल असिस्टेंट प्रोफेसर है ये आपका जो आ गया। ईमेल एड्रेस उसका आ गया। रिलेशनशिप फिर आपको बताया कि वही जो उसने मुझे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, वो मेरा टीचर रहा है, वो मेरा सुपरवाइजर रहा है, थीसिस का जो भी आपका रहा है वो आपने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये है, हाँ जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिवर्सिटी नंबर। यूनिवर्सिटी नंबर आपने जहाँ पर अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में है तो ठीक, वरना छोड़ दें। इफ नाउन जरूरी नहीं है, चल जाएगा उसमें डाल दें। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपने जो पीछे पहले डिग्री सेलेक्ट की, जैसा मैंने एमए एजुकेशन आई थिंक मैं करके आया हूँ, तो उसके मुताबिक आपने देखना कि आपने गोल कौन कौन से, यानी कि आपने वो जो डिग्री सिलेक्ट की है जो करने जा रहे हैं, उस डिग्री की बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गोल दिया आपको सेलेक्ट करना है। मैंने एजुकेशन का सिलेक्ट किया तो मैं कहूँगा जी इससे तो एक तो जो है ना मैं ये मसला हल करूंगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेके आऊँगा, उसके में ये फायदा होगा। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेरा ये होगा। सेकंड, क्योंकि मेरा एजुकेशन से फिर ताल्लुक है कि मैंने एजुकेशन का सिलेक्ट किया है, तो मैं कह रहा हूँ एजुकेशन के थ्रू में आई विल रिड्यूस द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज जो है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनको कम करूंगा। अब थर्ड भी पूछा है, तो थर्ड आप क्या मसला हल कर सकते हैं उससे। मैं कह रहा हूँ जी मैं फाइनली उससे नो पावर्टी, पावर्टी को खत्म कर दूंगा, गुर्बत को खत्म कर दूंगा, क्वालिटी एजुकेशन लेके आऊंगा, इनइक्वालिटीज को खत्म कर दूंगा, पावर्टी को कम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। यहाँ पर खत्म कहीं लो का मतलब है खत्म ही हो जाना। ठीक है, उसके बाद जो आपने ये जो तीन डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं, प्लस आपका जो पीछे आपने डिग्री सेलेक्ट की, उसकी बेस पे आपने ये बताना है। डेवलपमेंट इम्पैक्ट पार्ट वन, आपके इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपने यहाँ पर क्या करने हैं, इनको रिप्लाई करना है। हाउ योर प्रपोज स्टडी related to development issues at the global and the national and local level। इसमें आपने ये बताना है कि आपने जो ये गोल तीन सेलेक्ट किए हैं, और प्लस आपका जो कोर्स है जो आपने सेलेक्ट किया है एमए एजुकेशन, ये किस तरह से जो ग्लोबल इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं आपके अपने इलाके के, या नेशनल इश्यूज हैं आपके अपनी कंट्री के, उनको किस तरह से ये सारी चीजें कवर करेंगे, तो ये बताना है। दूसरा, डेवलपमेंट इश्यूज कनेक्टेड टू यूर चूजन थीम एंड वाइडर सेक्टर, और इनका जो है जो आपका प्लान होगा डेवलपमेंट का, जो आपकी स्टडी जो आपने सेलेक्ट की है स्कॉलरशिप के थ्रू, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने रिसर्च के थ्रू मसले हल करने हैं। तो आपका डेवलपमेंट इम्पैक्ट किस तरह पड़ेगा इन दोनों चीज़ों के ऊपर, ए और बी के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड आपका डेवलपमेंट इम्पैक्ट है, हाउ यू इंटेंड टू अप्लाई योर न्यू स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिटर्न होम। कह रहा आपने जो इसे स्कॉलरशिप के थ्रू इस कोर्स से जो सीखा है, वो किस तरह आपने वापस जब कंट्री में जाएंगे तो उस क्वालिफिकेशन को, उसको स्किल को किस तरह इस्तेमाल करेंगे आप, किस तरह से उससे फायदा हासिल होगा आपके मुल्क को, वो आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 100 वर्ड्स है इसमें। ठीक है, आई थिंक ऊपर वाले में भी, हाँ ऊपर वाले 200 थे। और अब ये थर्ड डेवलपमेंट इम्पैक्ट, इसमें क्या करना है, what we expect will change the development trends following the study include outcomes that you aim to achieve and framework for the implementation। अच्छा, इसमें आपने ये लिखना है थर्ड, कि आपने जो स्टडी करनी है, उस स्टडी से आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आप आंसर यहाँ लिखेंगे कि आप ये पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपका टारगेट क्या है, क्या आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो लिखेंगे। फिर जो कुछ भी करना चाह रहे हैं उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, आप कितने अरसे में वो काम कर लेंगे, आपने स्किल सीख लिया, आपने काम कर लिया, आपका ऑब्जेक्टिव है कितने टाइम में हासिल कर लेंगे ऑब्जेक्टिव। हु विल बी द बेनिफिशियरी, फायदा किसको होगा, आपको फायदा होगा, आपके मुल्क को फायदा होगा, या ग्लोबली फायदा होगा इसका, ये आपने यहाँ लिखना है।
ठीक है। और फोर डेवलपमेंट गोल जो है वो कहता है हाउ द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क कुड बी मेजर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल सा सवाल है। वो कह रहा है कि आपने जो काम कर लिया है, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई उसका फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने एक रिसर्च भी कर ली, इम्प्लीमेंट भी कर दी, पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई ये इम्प्लीमेंट हो गया और वाकई भी इसका फायदा हो रहा है। वो किस तरह से पता चलेगा, मेजर किस तरह से करेंगे, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब ये इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। फर्दर अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। ये इसलिए मैं थोड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि इसके आगे आगे चलेगा नहीं, स्टेरिक लगे हुए हैं, यानी कि मैंडेटरी पार्ट है। तो आपने मुकम्मल इसको लिखना है, मैंने तो जस्ट आपको समझाना था, तो इसलिए आगे चल पड़े। अब देखिए ज़रा, परपोज स्टडी इन द यूके। यूके में आप क्या करने जा रहे हैं, कौन सा आपका स्टडी प्लान है। स्टडी आउटलाइंस आपने लिखनी है, स्टडी आउटलाइंस लिखनी है, यानी कि एक छोटी सी समरी लिखनी है जो कि 125 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगी। 100 वर्ड्स की भी हो सकती है लेकिन इन वर्ड से ज़्यादा नहीं होगी। और इस पर अगर आपको पढ़ लीजिएगा, मैं पहले पढ़ चुका हूँ, इसमें वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने सिंपल वर्डिंग यूज़ करनी है, ज़्यादा टेक्निकल और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। आपने इस तरह से लिखना है, ये जहन में रख के लिखना है कि जो पढ़ने वाला है वो एक कॉमन बंदा है, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सिंपल और इनफॉर्मल और फॉर्मल लैंग्वेज को मिला के लिखना है, बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और ये है डिटेल प्लान ऑफ स्टडी। उसमें आपने जस्ट समरी लिखी, उसमें डिटेल लिखेंगे कि आपका स्टडी प्लान है क्या, वो आप लिखेंगे। और ये क्वेश्चन इसमें आपने ज़रूर जो है रिफ्लेक्ट करने हैं। why you have chosen your proposed course university and why you want to undertake this course in the UK। आपने ये लाजमी अपने डिटेल स्टडी प्लान में लिखना है कि आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट किया, आप यूके क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये आपने ज़रूर इसके अंदर बताना है। व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर इन अ कोर्स एंड हाउ योर चूजन कोर्स रिलेट टू योर ऑब्जेक्टिव। कहता है कि आप कोर्स से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आप कोर्स से सीखेंगे, और आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं जो आप चाह रहे हैं गेन करना, उससे ये कोर्स किस तरह से रिलेट करता है। क्या इस कोर्स के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो मैच कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। एनी डिसर्टेशन टॉपिक यू हैव इन माइंड। कह रहा है कि आप थीसिस मुकम्मल फिर किस पे लिखेंगे, उसका टॉपिक जरा क्लियर से आपने लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, और वही दोबारा काम करते हैं ताकि आगे चल सकें। ठीक है, ये कर दिया, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द अवार्ड। डिस्क्राइब द स्किल्स दैट यू एक्सपेक्ट gain through this scholarship and your career plans once you return home country afterward। Objectives during the award। कह रहा है जब आप ये मुकम्मल करके वापस चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपका कैरियर प्लान क्या होगा। और यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, पहले कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग द अवार्ड। जब आप ये एमएस कर रहे होंगे तो उसके दौरान आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। यकीनन मेरे ख्याल यही होंगे कि आप उस पर फोकस करेंगे, अच्छी तरह सीख सकेंगे ताकि उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन आपने अपना बना के अच्छी तरह से लिखना है कि ड्यूरिंग द अवार्ड आपके क्या होंगे, जब आप वहाँ होंगे यूके में, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ये लिखना है आपने 250 वर्ड्स तक। उसके बाद है कैरियर प्लान इन द 5 years फॉलोइंग द अवार्ड। जब आप ये एमएस करके मुकम्मल करके वापस आ चुके होंगे पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो फर्स्ट 5 साल होंगे उसमें आप क्या क्या करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। और ये भी 250 वर्ड्स है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान, यानी कि जब 5 साल भी गुजर जाएंगे तो उसके आगे का आपका क्या प्लान है। आप 10 साल 20 साल 30 साल क्या करते रहेंगे, आप किस तरह से एजुकेशन को इस्तेमाल करेंगे जो आपने हासिल कर ली है। ठीक है, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। ये आ गया पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपने पहले से लिख के रखनी है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट इसकी बाकायदा मेरी और ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, आप अगर चाहें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके साथ इसका जो है एक फॉर्मेट जो मेरा अपना लिखा वो भी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। ये 500 वर्ड्स तक का होना चाहिए, यानी 500 वर्ड्स से कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये एक अहम चीज़ है, वॉलेंटियर एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस।
वॉलेंटियर लीडरशिप एक्सपीरियंस आपने लिखना है, और वो भी 500 वर्ड्स पे। इसमें क्या कह रहा है, समराइज द वे इन विच यू हैव engaged in volunteer activities and the opportunities you have had to demonstrate leadership। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में हर बंदे ने कहीं ना कोई लीडरशिप वाला काम किया ही होगा, कहीं ना कहीं उसने एज अ लीडर एक्ट किया होता है, लेकिन थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपने जब भी कभी ऐसा कोई काम किया हो जहां आपने लीडरशिप की स्किल्स को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया हो, तो वो आपने एक्सपीरियंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब कभी ये थोड़ा सा फॉर्म फिल किया था ओरिजिनल में जब किया था, मैं आपको थोड़ा सा टिप दे देता हूँ कि बहुत सारी दफ़ा मैंने शायद इस तरह के मौके आए होंगे कि मैंने लीडरशिप की स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट की होंगी, लेकिन मैंने सिर्फ दो उसमें शेयर की थी। मैं दो दफ़ा यूके जा चुका हूँ कुछ कोर्सेज करने के लिए, और हमारी एक टीम थी, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गया था, हमारे 4 लोगों की टीम थी और मैं उस टीम का लीडर था। तो पूरी जो भी पासपोर्ट बनवाना, डॉक्यूमेंटेशन, फिर वीज़ा प्रोसेस, फिर वहाँ जाके डील करना, उसमें सारा मैं लीड में ये करा, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। 2017 में गया था, उसके बाद फिर सेम कंट्री में यूके में मैं 2019 में दोबारा यूके गया उसी टीम के साथ। तो फिर मैं लीड कर रहा था टीम को, फिर वही काम मुझे करना पड़ा, फिर मैंने लीड किया, फिर मेरा वो एक्सपीरियंस रहा। तो ये मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस थे, मैंने यहाँ पर शो किए ये। और एक जो एक्सपीरियंस मेरा रहा, जो यूनिवर्सिटी में मेरा एमफिल चल रहा था पाकिस्तान में ही, तो उस वक्त मैंने जो है ये कुछ साल पहले की बात है, तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और मैं उसके अंदर जो है अपनी क्लास की तरफ से लीड कर रहा था, और हमें ये टास्क मिला हुआ था कि आपने ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद पूरी एक रिपोर्ट लिखनी है, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे एंड हुई, और पूरी कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। वो बड़ा मैंने जो है एंजॉय किया था, तो वो मैंने इनके दो एक्सपीरियंस लिखे, दो दफ़ा यूके गया वो एक्सपीरियंस लिखा, और एक दफ़ा जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मैंने कॉन्फ्रेंस का जो रिपोर्ट बनानी थी उसमें मैंने जो लीड किया वो इसके अंदर हमने लिखा। तो ये जो है वो चीज़ें हमने लिखी। ठीक है जनाब, ये जब कर लेंगे इसको नेक्स्ट करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट पेज आ गया, और इसमें हमने चीज़ें अटैच करनी है, पासपोर्ट अपना अटैच करना। वैसे आई थिंक ये मैंडेटरी नहीं है, शायद इसके बगैर भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि सबमिट करें, जो चीज़ें दी गई है, पासपोर्ट सबमिट करें, ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करें, और उसके अलावा जो है आप डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करें। यहाँ प्रपोजल का कहीं जिक्र नहीं है, प्रपोजल आपने अटैच नहीं करना, वही जो आपका लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टडी प्लान वहाँ पीछे आया था, तो कुछ ना कुछ आपके पास होगा, तो वहाँ पर आप दे सकेंगे। ठीक है, अब इसको मैं अगर नेक्स्ट करूँगा तो ये जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, क्योंकि सारा बहुत ही अजीब अजीब किस्म का मैंने भरा है, जल्दी भरा है। इसको नेक्स्ट नहीं करना, अगर नेक्स्ट करूँगा तो सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशन, और उनके पास पहुंच जाएगी, कॉमनवेल्थ वालों के पास, और आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा आपके ईमेल पे। ठीक है, तो ये आज की पूरी वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन फॉर्म है ये किस तरह फिल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें और अच्छी तरह से समझ लें। कॉमनवेल्थ का जो इदारा है यूके का, ये 3 किस्म की स्कॉलरशिप जो है ऑफर करता है, और इस वक्त जो इसने ऑफर की हुई है ये शेयर्ड स्कॉलरशिप है। तो तीनों टाइप की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ये सेम ही है। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें जिस तरह पीएचडी के लिए जब स्कॉलरशिप आती है तो उसमें जो प्रपोजल मैंडेटरी होता है, तो फॉर्म ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये सेम फॉर्म पीएचडी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एमएस वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख दें, और एक मेरी भी ज़रूर हेल्प कर दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।